So today, as per discussion, we have to start discussion about next topic, that is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें जो डिस्कशन करना है वो है रिलेटेड विथ हीट, क्योंकि थर्मो का मतलब हीट होता है। तो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड जिसको स्पेशली अपन वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हीट एंड वर्क, इनका जो इंटर कन्वर्जन स्टडी करने वाली फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो भी बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है वो हम लास्ट टॉपिक में, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, एज वेल एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आगे की कंसेप्ट है रिलेटेड विद सेम पार्ट जिनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, वहां पे हीट फ्लो ऑकर होती है। यानी कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जब तक ये कब तक होगा, जब तक दो बॉडी के हीट का डिफरेंस जीरो नहीं होता है, मतलब उनके जो टेम्परेचर है वो जीरो नहीं होता है तब तक। जैसे उनका टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया, उसके बाद जो है बेसिकली कोई भी हीट बॉडी में से फ्लो नहीं होती है। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एज ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली इसको एज्यूम करने के लिए एक सिंपल सी बात अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखी है ए, यहाँ पे दूसरी बॉडी रखी है बी। सो दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, एंड इन दोनों बॉडी के ऊपर हमने यहाँ पे और एक बॉडी को प्लेस किया है, दैट इज बॉडी सी। तो अगर यहाँ पे कंडीशन में बोला गया है कि जो ए में टेम्परेचर है वही टेम्परेचर सी का है, यानी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी है, एंड वहां पे अगर टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है, यानी कि इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, इस तरह की अगर कंडीशन वहां पे है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी फ्रॉम ए टू सी या फिर सी टू बी। तो इस दोनों के ऊपर से हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए एंड सी का टेम्परेचर सेम है, सी एंड बी का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी भी क्या होता है, सेम होता है। एंड इसी को अपन अगर टेम्परेचर की बात छोड़ के अगर हीट के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, और वहां पे हम अगर लिखेंगे कि इफ two systems, if two systems are in equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium. With each other. मतलब कि सीधी सीधी बात है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम है एंड वो तीसरी किसी बॉडी के साथ जिसको अपन कंपेयर कर रहे हैं उसका भी टेम्परेचर अगर सेम है, तो इन दोनों बॉडी का भी टेम्परेचर सेम ही होता है। बस इस टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे थर्मल की कंडीशन में एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब कंसीडर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरी बॉडी अगर तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बॉडी तीसरे बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। एंड दिस इज नथिंग बट द जो स्टेटमेंट एंड जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है इसी को बोला जाता है एज ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बनता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला होगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को समझने के लिए ये बेस प्रोवाइड करता है।
तो फर्स्ट से पहले का नंबर कौन सा है ये नहीं था, इसलिए हमने उसको क्या किया, थर्मल सॉरी इसको हमने जीरोथ लॉ बोल दिया। ठीक है, तो आगे जो है हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मतलब हमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस पढ़नी है एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अप्लाई करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है एंड उसके बाद में सेकंड लॉ जो ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो इसको समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आती है हीट। अभी हीट मतलब क्या होता है, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी वो अगर हमें थोड़ा सा हॉट फील होती है, या फिर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है यानी वो हमें अगर कूल फील होती है, तो हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं कि जो हॉट बॉडी है उसमें हीट की अमाउंट, हीट की एनर्जी ज्यादा है, एंड जो बॉडी कोल्ड है उसमें हीट की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। अभी हीट से ही रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी इंटरनल एनर्जी मतलब होता क्या है, देखो कि बेसिकली सेम कंसेप्ट को अपन बहुत सारे टॉपिक में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जैसे किसी बॉडी के अंदर हीट चली जाती है, तो बॉडी अगर उसको हीट को एब्सॉर्ब करेगी, तो हीट के बारे में हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट ओनली इन ट्रांजिट। जब तक वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, तब तक ही हम उस हीट को कंसिडर कर पाते हैं। इसका मतलब जिस बॉडी के अंदर हीट चली गई, तो वो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रहती नहीं है, तो वो जिस फॉर्म में जाती है उसी को अपन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस एनर्जी को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, एंड वो मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं, अपने पोजीशन से वाइब्रेट होते हैं, मूव होने का ट्राई करते हैं, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है। एंड अगर गैसेस की केस में तो वो पहले से फ्री होते हैं, जैसे लास्ट टॉपिक में देखा था, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट हीट एनर्जी वो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी associated with the random disordered motion of the molecules। ऐसे क्यों, क्योंकि वो एनर्जी गेन करने के बाद वो मॉलिक्यूल किसी का सुनते नहीं है, और जहां पे मन किया, जैसे मन किया वैसे वो अकॉर्डिंगली ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या है, इनके अबाउट भी डिस्कशन करना है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब एक्चुअल में होता क्या है, कि बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं या फिर उससे हीट रिमूव करते हैं। तो ये हीट जिसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं एज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंड उससे होता क्या है, उस सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हीट के चेंज होने से, हीट के ट्रांसफर होने से चेंज होते हैं, जैसे कि उनमें बेसिकली आते हैं प्रेशर, देन वॉल्यूम, देन टेम्परेचर। तो ये वेरिएबल से वैरी होते हैं अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर, इसलिए इनको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एंड ऐसी प्रोसेस जिसमें ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है वो चेंज होंगे, अपनी स्टेट चेंज करेंगे और उनमें चेंज ऑकर हो जाएगा, तो उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो एकदम सिंपल सिंपल सी कंसेप्ट है, एंड जिसको अपन डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो टॉपिक का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें एकदम बेसिक आइडिया एक्सप्लेन करता है कि सपोज हमने अगर किसी भी बॉडी को डेल्टा क्यू इतनी हीट सप्लाई कर दी, किसी भी बॉडी को यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हमने डेल्टा क्यू इतनी हीट सप्लाई कर दी, तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या करती है, इस हीट को दो पार्ट में यूटिलाइज करती है। पहले तो खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उससे ये क्या करती है, वर्क करती है ऑन द सराउंडिंग, वर्क करती है ऑन द सराउंडिंग। यानी कि यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को अपन यहाँ पे डेल्टा यू कंसिडर करेंगे,
एंड वर्क डन को अपन अगर डेल्टा डब्ल्यू कंसिडर करेंगे तो ऊपर के डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये हर बार होता है कि अगर किसी भी सिस्टम को हम अगर हीट सप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले उसकी इंक्रीज इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है वो स्ट्रिक्टली हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी में जो होने वाला चेंज है उसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे टेम्परेचर। मतलब कि क्या होगा कि अगर वहां पे हम कंसिडर करेंगे कि बॉडी का या फिर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। एंड अगर वहां पे बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है वो वहां पे कम हो रही है। सीधी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है जिसको आपको एज इट इज समझना है एंड आगे हम उसको एज इट इज अप्लाई करेंगे। मतलब किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वहां पे देखेंगे कि उसके टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी वहां पे कम होती है। उसके बाद में हम जो वर्क डन कंसिडर करने वाले हैं वो कंसिडर करने वाले हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि एक सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी मतलब क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो वहां पे होगा नहीं, जो भी होगा वो बस वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, यानी कि वहां पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम करेंगे कंसिडर करेंगे कि वहां पे एक्सपांशन हो रहा है। एंड अगर एक्सपांशन हो रहा है इसका मतलब वहां पे सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है, मतलब वो वर्क हमें पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर वहां पे वॉल्यूम जो है वो कम होती है यानी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब वहां पे हो जाएगा कॉम्प्रेशन। एंड इस कॉम्प्रेशन की केस में यहाँ पे सिस्टम वर्क नहीं करेगी, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, इसलिए वहां पे जो वर्क डन आएगा वो बन जाएगा निगेटिव। ठीक है, एंड हमें टॉपिक में जो भी वर्क डन कैलकुलेट करना है डीडब्ल्यू, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एक तो P इंटू डी या फिर अगर PV इक्वल्स टू एनआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये बनेगा NRTT। यानी कि आपको अगर डेटा दिया है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अगर डेटा दिया है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर तो उस केस में हम ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि वॉल्यूम का चेंज दिया है या फिर आपको टेम्परेचर का चेंज दिया है, अकॉर्डिंगली हमें वहां पे कंडीशन चेंज करके यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको अपन यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड वहां पे अगर डेल्टा क्यू यानी हीट अगर सिस्टम को हमने सप्लाई की है तो इसका मतलब हमें इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर डेल्टा क्यू जो है सिस्टम ने रिजेक्ट की है तो उस केस में हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर के बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली वहां पे उनमें चेंजेस ऑकर होते हैं। तो इस तरह से ये जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई करके हम जो भी रिक्वायरमेंट होगी इंटरनल एनर्जी की या फिर वर्क डन की वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बेसिकली हमें तीन इक्विलिब्रियम कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसमें से थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमने पहले देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, उसके साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, एंड जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम ये भी होता है। तो बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये से हम कब कंसीडर करेंगे, अगर वहां पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम के ऊपर अगर एक्ट नहीं हो रहा है, जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो अगर सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या फिर फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वहीं पे अगर वहां केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनके बिटवीन नहीं होनी चाहिए।
अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें केमिकल जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर वहां पे हीट फ्लो नहीं हो रही है, नो हीट फ्लो ऑकर्स, अगर हीट फ्लो नहीं होती है तो इसका मतलब जो है वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, देखो कि जो वर्क डन की केस हमने देखी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, और उसके लिए हम कुछ डायग्राम यूज करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, जिसको बोला जाता है एज ए, यहाँ पे आ रही है पीवी डायग्राम। अब पीवी डायग्राम मतलब ये एक्चुअल में कोई खास डायग्राम नहीं होगी, बस प्रेशर एंड वॉल्यूम इनको अपन क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम इनको अगर प्लॉट करेंगे, एंड कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल से, जैसे कि वहां पे फर्स्ट कंडीशन में थे, थोड़ी देर बाद ये सेकंड कंडीशन में हो गए, इस तरह से अगर ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, फिर से वही कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की स्टेट चेंज हो रही है, मतलब वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। तो उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की केस में यहाँ पे हम अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड ये शेडेड पोर्शन का जो भी एरिया होगा, ये एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द वर्क डन इन केस ऑफ पीवी डायग्राम। ठीक है, तो बस इतना ही पार्ट हमें अप्लाई करके जो है अगर ग्राफिकल रिलेशन दे दिया तो वहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब ये पीवी डायग्राम जो है हम आगे वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब होता क्या है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो है वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में हम उस प्रोसेस को कंसिडर करते हैं एज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो टॉपिक में जो है हमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट वन आती है एक रिवर्सिबल एंड irreversible, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब होता क्या है, वर्ड से हमें समझ में आता है कि अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के, वो अगर अटेंड कर पा रही है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है एंड ये बी है अलोंग दिस पीवी डायग्राम, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ए से लेके बी तक जा रही है इस पाथ से, एंड अगर इसी पाथ से बी से लेके ए तक हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की इनिशियल स्टेट अगर अटेंड कर पा रहे हैं, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन बेसिकली अगर हमें इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल्स जो है एक तो मिलते ही नहीं है, उनकी स्टेट इनिशियल से फाइनल तक जा सकते हैं, लेकिन फाइनल से इनिशियल तक अगर वहां पे नहीं आ रहे वापस अपन, और आ भी रहे तो डिफरेंट पाथ से आ रहे, सेम पाथ से अगर नहीं आ रहे, तो उस टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अपन बोलेंगे एज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला इक्वेशंस हमें नहीं मिलने वाले, तो हमें कोई इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व नहीं करने। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है अपने ओरिजिनल स्टेट मेंटेन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट के वेरिएबल्स, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो पाथ है वो सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये होती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे रिलेटेड एक्चुअल आपको वर्क करना है एंड क्वेश्चन भी आता है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम, मतलब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है और उसको स्टेट चेंज करते टाइम जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का, उसको अगर अपन चेंज होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, मतलब उस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी अगर 0 है, तो उस टाइप के थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस को हम बोलेंगे एज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड ये आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें बॉयल्स लॉ भी वही रिलेशन देता है कि P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V रिमेन्स कांस्टेंट, यानी PV बनता है कांस्टेंट। सो P फाइनल V फाइनल मस्ट बी इक्वल टू P इनिशियल
V इनिशियल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अननोन कंडीशन, अननोन क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो अगेन वहां पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम बाय यूजिंग dW इज इक्वल्स टू P इंटू dB। लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए इस टाइप के प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यानी डेल्टा यू ये रहता है 0। तो डेल्टा ई में यहाँ पे कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है। और इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इक्वल्स टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। एंड अगर हमें डेटा नेचुरल लॉग के फॉर्म में नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 nRT log to the base 10 of V फाइनल अपॉन V इनिशियल, अगर डेटा हमें वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है तो। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर के फॉर्म में डेटा दिया जाता है तो सेम प्रोसेस को अपन nRT नेचुरल लॉग ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इनिशियल फाइनल एंड फाइनल इनिशियल का क्या चक्कर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे रेशियो अगर फाइनल अपॉन इनिशियल है तो यहाँ पे हमें इनिशियल अपॉन फाइनल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटेड टू आइसोथर्मल प्रोसेस यही एक कंसेप्ट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क डन वाली। अब आइसोथर्मल के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। अब अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है इसका मतलब यहाँ पे जो है प्रेशर को अपन चेंज होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, कंपलसरी प्रेशर जो है हमें कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज होंगे उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम बोलेंगे एज ए आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वहां पे अगर पीवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज होगी लेकिन प्रेशर चेंज होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये पीवी ग्राफ जो है इस फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं अगेन बाय यूजिंग सेम रिलेशन W इज इक्वल्स टू P इंटू dV। यानी अपन इसको लिख सकते हैं वर्क डन इज गिवन बाय P इन ब्रैकेट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या फिर अगर PV को nRT से रिप्लेस करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन nR इन ब्रैकेट T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये भी एक्सप्रेशन यूज करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज डेल्टा यू, ये होती है इक्वल्स टू n इंटू CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे CV का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से अगर ये डेटा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर पुट करेंगे तो वहां पे हमें Q इक्वल्स टू मिलता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो हमने यहाँ पे एक डेल्टा U के लिए रिलेशन देखा कि ये NCV इन ब्रैकेट डेल्टा T है, वर्क डन भी क्या था NR इंटू डेल्टा T था। तो यहाँ पे हम अगर डेल्टा T कॉमन लेंगे तो ये N इंटू CV प्लस N इंटू R, फिर N अगर कॉमन लेंगे तो हीट सप्लाइड इज गिवन बाय N इंटू डेल्टा T इन ब्रैकेट CV प्लस R, ये एक्सप्रेशन यूज करके भी हम हीट सप्लाइड इन द गिवन प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे अगर हमने Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ये मेयर्स रिलेशन जो कल डिस्कस किए थे उसको अगर पुट कर दिया तो यहाँ पे Cp की वैल्यू होती है CV प्लस R, एंड इसको अगर अबव एक्सप्रेशन में अपन पुट करेंगे तो हीट सप्लाई हमें मिलती है N इंटू Cp इंटू डेल्टा T। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिलेटेड टू आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस की तरह नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर से आइसो मतलब सेम होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस से मतलब क्या सेम होगा, तो वॉल्यूम सेम होगी। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम वॉल्यूम को चेंज होने के लिए अगर अलाउ नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर से अगर आइसोकोरिक प्रोसेस को अगर पीवी डायग्राम पे शो करना है
तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये ए से लेके बी तक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज तो होंगे, लेकिन वहां पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हमें मिलती है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो तो जीरो ही रहेगा। अगर वर्क डन जीरो रहेगा इसका मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट अपन सप्लाई कर रहे थे वो पूरी की पूरी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज होने वाली है। फिर से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो होती है एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, यानी इस प्रोसेस में जो भी हीट अपन सप्लाई करेंगे वो भी रहेगी एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। यानी आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक में एक बेसिक डिफरेंस है, वहां पे सीपी था, यहाँ पे सीवी है। तो इस तरह से हम हीट सप्लाई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आइसोथर्मल के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होगा एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। मतलब सिस्टम ना हीट को गेन कर सकती है ना लिबरेट कर सकती है, यानी यहाँ पे हमें डेल्टा क्यू कंपल्सरी जीरो मेंटेन रखना पड़ता है। तो वहां पे अगर डेल्टा क्यू जीरो है, कोई हीट अपन सप्लाई नहीं कर रहे, गेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वर्क डन होगा। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपांशन हो रहा है, तो उसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। एंड अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो एक्सपांशन के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी निगेटिव आएगी। उसी तरह से अगर वहां पे कॉम्प्रेशन हो रहा है तो हम लिखेंगे कि वर्क डन निगेटिव हो रहा है। एंड वर्क डन निगेटिव हो रहा है इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसको अगर ग्राफिकली अलोंग पीवी ग्राफ प्लॉट करना है तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहाँ पे जो चेंजेस ऑकर होने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से लेके बी तक वेरी करेगी, तो वो ग्राफ इस तरह के नेचर का हमें मिलता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एंड इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो होता है P इंटू वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P इंटू वी रेस टू गैमा इज कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गैमा। ये रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें जो गैमा अपन यूज कर रहे हैं इसको बोला जाता है एडियाबेटिक कांस्टेंट विच इज गिवन बाय Cp बाय Cv। एंड लास्ट टॉपिक में भी हम इसको देख चुके हैं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस अगर बोला है तो ये 5/3 रहेगा, अगर आपको डाई एटॉमिक गैस बोला है तो वहां पे ये 7/5 रहेगा। एंड वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये 9/7 भी होता है। पॉलीएटॉमिक अगर है तो 4+F अपॉन 3+F होते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, सिर्फ मोनो या फिर डाई, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है देयर इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होने वाला वर्क डन है वो होता है W इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। या फिर इसको अगर फिर से अपन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा क्या कि अगर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे, हीट गेन नहीं कर रहे, तो वहां पे जो भी वर्क डन होगा उसी की वजह से वॉल्यूम में चेंज ऑकर होगा। एंड कोई वॉल्यूम में अगर चेंज ऑकर होगा तो उसी की वजह से वहां पे जो है वर्क डन भी होने वाला है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स return to its initial state।
लेकिन कंडीशन क्या है देखो, रिवर्सिबल में एंड साइक्लिक में कंफ्यूजन नहीं करना है। रिवर्सिबल का मतलब था उसी पाथ से, सेम पाथ से वापस आना पड़ेगा। साइक्लिक में पाथ कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर देखेंगे तो फिर से पीवी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, तो वहां पे फर्स्ट पार्ट में ए से लेके बी तक चेंज ऑकर होगा, देन उसके बाद में बी से लेके ए तक चेंज ऑकर होगा। लेकिन फिर से जब सिस्टम या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड हो गई, तब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम थी, इसलिए हम इस टाइप की प्रोसेस को बोलेंगे एज ए साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज है वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, ऐसे नहीं है। एंड अगर यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें एरिया अंडर द कर्व नहीं चाहिए, हमें एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप चाहिए। तो ये एरिया हमें वर्क देता है। देखो यहाँ पे अगर एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर शेडेड पोर्शन पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, जो नॉर्मल पीवी डायग्राम में हमने देखा है। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इस लूप ने जो एरिया एनक्लोज किया है वही एरिया अगर कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वहां पे वर्क डन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई ऑल इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसके बाद में और एक थ्योरेटिकल पॉइंट आता है, दैट इज फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में फिर से कोई फॉर्मूले इक्वेशंस हमें नहीं मिलने वाले, कि बेसिकली क्या होता है देखो कि जब हमने एडियाबैटिक एक्सपांशंस दिखा है तो वहां पे हीट एक्सचेंज हुए बिना वहां पे एक्सपांशन होता है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होती है एंड उसकी वजह से वर्क डन होता है। तो उस टाइप की प्रोसेस को अपन स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है और वहां पे अगर सिस्टम के वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे बलून है और उसमें हमने हवा भर दी है और वो सडनली ब्लो हो गया, तो उस टाइप में क्या होता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो सडनली इंक्रीज होती है एंड उस टाइप के एक्सपांशन को हम कंसीडर करते हैं फ्री एक्सपांशन। और इस फ्री एक्सपांशन की केस में ना तो हम कोई हीट सप्लाई कर पाते हैं, ना तो हमें कोई वर्क डन मिलता है, मतलब क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, वहां पे डेल्टा यू जो है उसमें भी कोई चेंज ऑकर नहीं होता है, मतलब डेल्टा यू भी जीरो रहता है। तो इस टाइप के प्रोसेस में हम जो है इसको ना ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, ना कहीं पे कंसीडर करके कोई कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इस टाइप के एक्सपांशन को बोला जाता है एज ए फ्री एक्सपांशन। अब इसको छोड़ के भी हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है, देन उसकी एफिशिएंसी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, सो हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो आपको यही सारे इक्वेशंस, यही सारे फॉर्मूले जो लिख के दिए इनको लर्न करना है। इनके रिलेटेड मैं वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, वर्कशीट में क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है उसको आप बस ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर टाइम है तो एटलीस्ट उसको रीड करके ये सारी थ्योरेटिकल बातें आप लर्न करने वाले हैं। एंड टॉपिक जो है बुक में दिया है तो उसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक बार थोरोली आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। छोटे छोटे टॉपिक थे, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए जल्दी खत्म हो गए। अगेन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो जाएगा ऑसिलेशन से, फिर से मैकेनिक्स वाली बातें हम डिस्कस करेंगे जो हम कल से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।